सर, हम सभी व्यूअर्स की तरफ से, कलात्मक सफरनामा के सभी मेंबर्स की तरफ से आपका इस मंच पर स्वागत है। सर, आपकी इजाज़त लेते हुए जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है कि उसको स्टार्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जस्ट जो हमारा इंट्रो है हमारे मेंबर्स का, मैं वो देना चाहूँगा। हमारे बीच में चरणजीत सिंह जैतू, संजीव कुमार जी, रितु सिंह, अनिल सिंधु जी और पवन जी। एंड पवन जी, मैं सबसे पहले आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका एक एसोसिएशन रहा है सर के साथ, तो आप 1 या 2 मिनट में अपनी बात कहें, सो दैट कि वो इंट्रो है वो आपकी तरफ से कर दें। तो पवन जी प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू गुरदीप जी। प्रोफेसर रामवरंजन जी से मेरी मुलाकात 2002 में एज ए स्टूडेंट हुई थी और उनका मार्गदर्शन मुझे उस समय भी मिला और उसके बाद 2007 में मैंने कुरुक्षेत्र विद्यालय कुरुक्षेत्र के ललित कला विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने जब ज्वाइन किया था तो सर चेयरमैन थे तब। तो उस समय से लेके अब तक आज तक इनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा ही मिलता रहा है और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसे ही रहेगा। कला जगत में इनके योगदान की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि हम कला जगत और डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स को जोड़ के चलते हैं हम यहाँ के, तो उसमें इनकी दूरदर्शिता का परिणाम ही था कि इन्होंने पीएन चोयल, जतिन दास जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों को और विदेशी कलाकारों को भी बहुत सारे जैसे कजाकिस्तान से और दूसरी जगह से भी इन्होंने डिपार्टमेंट में उनको बुलाया और उनके डेमोन्स्ट्रेशन और वर्क देखने का हम स्टूडेंट्स को भी और हम लोगों को भी मौका मिला। और 125 से अधिक पेंटिंग्स आज डिपार्टमेंट में इन्हीं की बदौलत संरक्षित हैं, इन्हीं के प्रयास से ही वो हुई हैं। उसके बाद से मेरे ख्याल से हुई भी नहीं, जब से, क्योंकि कोरोना काल है, जब से सर उससे चेयरमैनशिप सर ने छोड़ी है जब से, और तब से कुछ इस तरह की गतिविधि नहीं हो पाई है। तो तब सर के गाइडेंस में ही वो सारा कुछ हुआ है और इनकी डायनामिक लीडरशिप ही है जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र में है, वो 17 का जो सेशन था उसमें 5th रैंक हमारे डिपार्टमेंट ने जो अचीव किया था। ये बहुत बड़ी बात है हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हम सर के शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़े भी हैं और वहाँ पे आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ सर के साथ। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत तमाम तरह के सर के कला जगत को बहुत सारे योगदान है टाइम टू टाइम जो वो करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि आज का जो ये सेशन है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं और कला जगत में पूरे देश से अलग अलग जो स्टेट है हमारी, सब जगह से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और आज का जो एपिसोड है निश्चित तौर पे बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मैं मेरा विचार है। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं गुरदीप जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के कार्यक्रम का संचालन वो करें। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सर। सर, अब मैं रितु जी, काइंडली आप मंच पे आए और मैं चाहूंगा कि जो सर की जो जर्नी रही अब तक, उससे आप सभी को रूबरू करवाया जाए। रितु जी, काइंडली आप मंच पे आए प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कलात्मक सफरनामा के एपिसोड 11 के मंच पर भारतीय कला जगत के प्रसिद्ध कलाकार रामवरंजन का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमें रामवरंजन जी के कलात्मक सफर, कला के प्रति इनकी गहन सोच, आधुनिक कला के जुड़े कई तरह से पहलुओं को जानने, समझने और उससे प्रभावी विचारधारा से दृष्टिगत होने का मौका मिलेगा। Ramvaranjan ji is the product of Allahabad University. He did his post-graduation and PhD in fine arts from there. Since last 25 years, he has held positions of professor and chairman in fine arts department of Kurukshetra University. आपकी चेयरमैनशिप के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपनी बहुत मेहनत की और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BFA और MFA, जो कि फाइन आर्ट्स में प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं, शुरू करवाए। इनके द्वारा किया गया ये प्रयास अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। रामवरंजन जी द्वारा भिन्न भिन्न माध्यम में काम किया गया है, जैसे वॉश पेंटिंग, वाटर कलर, ऑयल, एक्रेलिक्स एवं एचिंग आदि। He had also been the founder creator of the Rohar Museum in Kurukshetra University. It's a big achievement for an artist. Ramvaranjan ji has participated in n number of solo shows, group shows, workshops, seminars,
and biennales, both at national and international level. Noteworthy ones being at China, South Korea, Malaysia, Bulgaria, Thailand, and Kazakhstan. He has spent substantial time in Kazakhstan, participating in solo shows, and he was also a key speaker in international conference organized by West State Kazakhstan University, and also held the position of vice rector for internationalization at Paveldo State University at Paveldo in Kazakhstan. So he has also been a part of prestigious first and second IWS biennales at India and Hong Kong, and international watercolor biennale at Slovakia. Besides this, he has also participated in 8th annual New England Gala at Boston, USA, and 9th annual Chicago Gala at Chicago, USA. Ram Varanjan ji's list of awards and honors is very big. To name a few, he has been awarded Raja Ravi Verma Award by Megh Mandal Sansthan, Agnipath Award by Agnipath New Delhi, 70th IFAX Award, IFAX Scholarship, Kala Kaustubh Samman by Kala Vart Nyas Ujjain. He was also honored by Saksham Sparsh Art Foundation, Chandigarh. He has also written a book titled Samkaleen Bharatiya Kala. This was just a glimpse of his achievements. The list is endless. इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरदीप धीमान जी को, जो कि कलात्मक सफरनामा के फाउंडर मेंबर हैं, आगे के संचालन के लिए आमंत्रित करते हूँ. गुरदीप जी प्लीज. तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना, तो सर का जो एक्सपीरियंस है वो वास्ट है, और अगर उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए, अभी बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर हमने बहुत शॉर्ट लिस्ट किया इसको. तो हम सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेरा और हमारे साथ जुड़े सभी व्यूअर्स का होगा. कला के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ और परिवार का आपको कितना प्रोत्साहन मिला? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा. आपके जितने सहयोगी हैं, जितने साथी आपके बिहाइंड द बार हैं, जो दिखते नहीं हैं, उनका योगदान कम नहीं होता है. जो दिखते हैं उनको तो पता चल जाता है कि वो सब सक्रिय हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं. तो उन सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया. और मुझे खुशी इस बात की है कि गुरदीप धीमान और पवन और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी हैं. तो इस बात का और बड़ा गर्व होता है कि अपने विद्यार्थी ऐसी जगह पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है. तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे बच्चे जो अब समकक्ष हो गए हैं, जब सहकर्मी हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हाथ पकड़ के बच्चा चलता है और आगे चल के बड़ा हो के बड़ा अच्छा काम करने लगते हैं, तो स्वाभाविक है कि पेरेंट्स हो या टीचर, उनको प्राउड मोमेंट फील होता है. तो मुझे इस बात का गौरव है. रही बात आपके क्वेश्चन की कि मेरी कला यात्रा के बारे में, तो मैं बहुत थोड़ी सी बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम आपके पास होगा नहीं, तो मैं बहुत संक्षेप में उसको कहना चाहूँगा जी. कि मेरा जन्म एक बहुत ऐसे गांव में हुआ था जहाँ ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना सरकारी पानी था, और वो सारे जो संसाधन होते हैं एक इंसान को जीने के लिए, वो कुछ नहीं थे. गांव की लाइफ थी और खुला माहौल था, स्वच्छ हवा थी, ये सब चीज़ें तो थी, लेकिन सुअवसर नहीं थे ऐसे पढ़ने के या कोई ऐसे आगे बढ़ने के. लेकिन गांव में एक स्कूल था, और मेरा जन्म जो हुआ है वो एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है. पहले बांदा डिस्ट्रिक्ट होता था, थोड़ा सा उसको बाइफरकेट करके चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है. तो वहाँ पर एक रिमोट सा गांव है, सड़क व बिजली वगैरह नहीं थी वहाँ. हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन जला करके, और यदि मिट्टी का तेल ना हुआ तो वो भी मुश्किल है. फिर खैर, वो एक पाठ होता है, संघर्ष वहाँ से शुरू होता है. और मेरे माँ बाप अनपढ़ थे. अनपढ़ कह सकता हूँ कि उनको लिटरेरी ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे थे इस संदर्भ में कि उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया हमेशा. उनको ये पता नहीं था कि आर्ट क्या होती है, सब चीज़ें नहीं मालूम था, लेकिन उनको ये था कि बच्चा पढ़े हमारा. हम 2 भाई थे और उन्होंने दोनों को पढ़ाया.
मेरे बड़े भाई ने आगे इंटरमीडिएट के पास +2 के बाद आगे पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मुझे उन्होंने पढ़ाया कि तू पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। और मेरे +2 के बाद ऐसी स्थिति थी कि मैं पढ़ना चाहता इलाहाबाद में। मेरा गांव इलाहाबाद से करीब 125 किलोमीटर दूर है, और इतना पैसा हम लोगों के पास, मेरे पिताजी के पास नहीं था कि वो मुझे इलाहाबाद में पढ़ा सकें। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं चलो कुछ कोशिश करके पढ़ाता तो हूँ, लेकिन यदि तू फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो तुझे वापस बुला लूँगा। और इस तरह से मैंने वो उनका मैंने कहा ठीक है, मैं फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाऊँगा आपको, आप मुझे पढ़ाइए। तो मुझे 150 रुपये महीने मिलते थे जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था। उसमें किराया भी देना होता था, और खाने का सामान हम अपने गांव से बांध के ले जाते बोरियों में, तो खाने की वो दिक्कत नहीं थी। और वहाँ से 1984 से ये जब शुरू हुआ तो मेरा पहला अनुभव जो था कला के बारे में जानने का, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जा कर के ही मिला। इसके पहले जो मेरे स्कूल के शिक्षक थे वो बहुत अच्छे टीचर थे। कला उन्होंने जो संस्कार दिए कला के, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। रंगों के प्रति मोह होना, ड्राइंग के प्रति, अपने पेपर के प्रति, पेंसिल के प्रति जो मोह जो उन्होंने पैदा किया, और वो आज तक विद्यमान है, वो कहीं गया नहीं है। तो मैं उनका नाम था जमुना प्रसाद यादव। बहुत अच्छे वो इंग्लिश के टीचर थे, और ड्राइंग के और मैथ के टीचर थे, तीनों पढ़ाते थे वो। लेकिन उनकी ड्राइंग कमाल की थी, और वो हमको जो कला के प्रति मेरा मोह उत्पन्न हुआ वो उनकी वजह से हुआ। तो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं +2 तक मेरे पास ड्राइंग नहीं थी, क्योंकि हमारे जो स्कूल था रिमोट गांव में, जो इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं वहाँ 4-5 सब्जेक्ट होते हैं मुख्यतः। तो उन सब 5 सब्जेक्ट में ड्राइंग कहीं नहीं होती थी। तो मेरे पास एक ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता था। तो ज्योग्राफी में एक प्रैक्टिकल बुक होती थी। प्रैक्टिकल बुक सजाने के लिए मैं उसमें बहुत सारा मैप बनते थे या बहुत सारे उनके नक्शे होते थे, तो उनको बाहर सजाने के लिए मैं कुछ ड्राइंग का अपनी जो मेरी खुराफात थी वो मैं उससे पूरी करता था। तो मैं जब टीचर ने देखा तो उन्होंने मुझे स्कूल सजाने के लिए बोला कि तुम स्कूल सजाओ। तो बहुत सारी इस तरह की गतिविधियाँ थी, और मेरी मतलब आर्ट में ठीक था। तो घरों में जब गांव में शादी होती थी तो मुझे कोई अपने घरों को सजाने के लिए कुछ लगा देता, थोड़े पैसे भी मिल जाते थे। तो मैं उनके घरों में ड्राइंग कर देता था, दरवाजों पर शुभ विवाह लिखना, इस टाइप का काफ़ी कुछ काम होता था। तो वहाँ से एक यात्रा शुरू हुई, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुँच के वो कहीं एक गति को पाती है। इसके पहले तो कहीं कुछ आया तो कर लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गति मिलनी शुरू हुई। और मैंने अंडर ग्रेजुएट में सब्जेक्ट लिया, क्योंकि मेरा रुचि थी मेरी, तो मैंने एक ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट ले लिया। और वहाँ हमारे टीचर थे, 2 टीचर थे उस समय, राम कुमार विश्वकर्मा जी और डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ये 2 टीचर हमको पढ़ाते थे उस समय। तो राम कुमार विश्वकर्मा जी ने देखा कि एक लड़का है, बहुत सारी लड़कियां होती थी उस ग्रुप में, तो सोचा कि एक लड़का रहा, तो तुरंत उन्होंने मुझे कैच किया, हाँ लो अभी करते हैं तुम्हारा एडमिशन। तो वो एडमिशन दिया उन्होंने, और उसके बाद से मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर हमने मास्टर डिग्री की, और मेरा काम अच्छा था, मैं सबको सुपरसीड कर गया, मैं हमेशा टॉपर ही रहा हूँ। तो इसके बाद UGC नेट हुआ। मैं यूपी का पहला UGC नेट था, और उस समय UGC नेट का शुरुआत ही हुई थी, तो वो मैंने पास किया और मुझे नौकरी भी मिल गई, जो यूपी के एक कॉलेज में जो सिलेक्शन हो गया मेरा। और सहारनपुर में मैंने 2-3 साल काम किया। तो ये एक यूपी की यात्रा थी। इस बीच मैंने कुछ दिन दिल्ली में भी रह के काम किया, किसी एजेंसी में, मास्टर डिग्री करने के बाद। और यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जब मेरे फॉर्म निकले, यहाँ विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट शुरू हो रहा था, तो पहली पोस्ट निकली, एक प्रोफेसर की थी और एक लेक्चरर की थी। तो मैंने लेक्चरर के लिए भरा, और मेरा इत्तेफाकन सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरे पास सहारनपुर में पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। मैं PhD भी उस समय कर रहा था, और काम देखा होगा एक्सपर्ट ने, तो सेलेक्ट कर दिया। और 1906 में मैं कुरुक्षेत्र आ गया। यहाँ जो विभाग में कुछ भी नहीं था, एक कमरा किराए का था। किराए का मतलब ये कि B.Ed कॉलेज में उसकी क्लासेस चलती थी, और 9-10 बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो जिसमें कुछ छोड़ के बाहर भी चले गए, क्योंकि टीचर नहीं थे। एक हमारे B.Ed कॉलेज में टीचर थे, उनको दिया था ये चार्ज चलाने को। तो
प्रॉपरली टीचर। जब मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ तब फिर वहाँ से कुछ स्थिति बदली और अस्थायी तो आने का प्रयास हुआ। तो 10 बच्चों से शुरू होकर के आज हमारे विश्वविद्यालय में करीब 300 बच्चा पढ़ता है। और मुझे इस बात का बड़ा मतलब प्राउड फील होता है कि मैंने जो सीखा अपने टीचर से, अपने विश्वविद्यालय में जो संघर्ष, जो मैंने उसको उड़ेलने का प्रयास किया कि इस विश्वविद्यालय में मैं कुछ करके जाऊं। सभी का प्रयास होता है, मुझे लगता है सभी कुछ कोशिश करते हैं कि वो जितना अच्छा से अच्छा कर सकें, जितना कुछ दे सकें समाज को, वो प्रयास जरूर इंसान करता है। और उस 10 बच्चों से शुरू होकर के जो मास्टर डिग्री केवल MA चलता था, फिर हमने जब मैं चेयरमैन बना तब मैंने BFA शुरू किया और 2004 में हमारे यहाँ BFA शुरू हुआ। और इसके बाद फिर मास्टर डिग्री शुरू किया, MFA शुरू किया हमने इसमें पेंटिंग में, अप्लाइड में, ग्राफिक में, स्कल्पचर में, सारे सब्जेक्ट हमने वहाँ से स्टार्ट किए। और ये मेरे सौभाग्य की भी बात रही कि जितने टीचर का अपॉइंटमेंट हमारे हुआ वो सबको मैंने जो है, मुझे मौका मिला, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी करता। तो सारे टीचर्स का अपॉइंटमेंट हमको वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने कहा कि अच्छे टीचर की टीम बनाओ। और हमने ढूंढ के जितने भी लोग मिले अच्छे, उनको जोड़ने की कोशिश की। और आप देख रहे हैं जहां हमने 0 से शुरू किया था, एक समय में ऐसा, जैसे पवन जी ने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट 8वें, 7वें, 6वें और 5वें रैंक तक हम पहुंच गए थे ऑल इंडिया में। तो ये सब लोगों का मिलजुल के प्रयास था। ठीक है, अवसर मिला, हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की और सब लोगों का मिलजुल के प्रयास था कि हम इस ऊंचाई तक पहुँचे। और अब मैं करीब 16-17 साल चेयरमैन लगातार रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो टर्म होती है वो 3 साल की होती है। तो कोई पहले प्रोफेसर और रीडर के बीच में आती थी, अब एसोसिएट प्रोफेसर को भी आने लगी है। तो अब मेरी जगह है, मतलब मेरी जगह नहीं, लेकिन अब जो चेयरमैन है पवन जी हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा अपना बच्चा, यदि हमको घर में जैसे आप देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो शादी हो जाती है तो वो लीड करने लगता है, आपके घर को चलाने लगता है। तो ऐसे मुझे फील होता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो लीड कर रहे हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है। और रही बात सफ़रनामे की, कलात्मक सफ़रनामे की, कलात्मक सफ़रनामा मैं शुरू से जुझारू रहा हूँ। हर चीज़ का मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है। हमने अपने विश्वविद्यालय में, जहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो वहाँ मास्टर डिग्री नहीं थी, उसके लिए हम लड़ाई लड़के हमने वहाँ खुलवाया। फिर वही जिम्मेदारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आ गई, फिर यहाँ भी वही शुरू हुआ। तो ये इस बीच में अपना काम करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और मुझे इस बात का प्राउड भी फील होता है अपने आप के लिए कि मैंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे टीचर होते हैं कि नौकरी मिल गई तो इतिश्री समझ लेते हैं कि यार कभी वर्कशॉप में या कभी एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग बना लेंगे तो उतने में काम चल जाता है, और चलता भी है बहुत सारे लोगों का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिस जो आपकी रीढ़ है उसको मजबूत करते हैं। तो ये मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैं चाहे सहारनपुर में रहा हूँ, या मैं दिल्ली में रहा हूँ, या मैं कुरुक्षेत्र में रहा हूँ, लगातार काम करता रहा। और चंडीगढ़ के मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जानते हैं, जब मैं 98 में हमने एक एग्जीबिशन की थी, और उस एग्जीबिशन में मैंने और कुशवाहा साहब ने, हमारे 2 लोगों की एग्जीबिशन थी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और वो वहाँ से जो मेरा काम देखा है लोगों ने, आज भी देख रहे होंगे, तो हमेशा वो पाएंगे कि मैंने लगातार अनवरत रूप से काम किया, कभी मतलब पीछे हटा नहीं। क्योंकि जिम्मेदारी होकर के भी, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक डिपार्टमेंट चलाना, बच्चों को मेंटेन करना, सब करना, जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनको पता होता है। और उसके साथ काम करना एक बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण काम है और बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन वो हमने कोशिश की, अब जितना हो सका आपके सामने है। अच्छा किया बुरा किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन किया। और मुझे इसी बात का मुझे संतोष है कि मैंने किया। अच्छा है बुरा है वो आप लोग जाने, क्या है उसका जजमेंट आप लोग करें, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये मेरी छोटी सी कलात्मक यात्रा थी। और जैसे मेरे बायोडाटा में रितु जी ने बताया भी है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आई हैं। मैं एक छोटे से गांव से आकर के और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने काम किया और वहाँ नौकरी भी की। कजाकिस्तान में मैं प्रो रेक्टर था वहाँ पर, जिसको यहाँ प्रो वाइस चांसलर कहते हैं।
तो ऐसी पोस्ट, बड़ी पोस्ट मिली मुझे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, ये संघर्ष ने कुछ दिया भी बहुत कुछ है। और मेरा ये प्रबल विश्वास है कि जो मेहनत करते हैं वो चाहे देर से ही मिले लेकिन मिलती आपको जरूर है। जो मेरे विद्यार्थी या जो अभी सीख रहे हो कला के बारे में, जो विद्वान लोग हैं, उनके लिए तो शब्द नहीं है, लेकिन जो अभी आ रहे हैं फील्ड में उनके लिए है कि बेटा मेहनत करेंगे तो अकारत नहीं जाएगी। कोई ऐसी खिड़की होती है ऊपर जो देखती रहती है कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इसको देना है, देर से देना हो, जल्दी मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मिलती जरूर है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। और ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हूँ। एक गांव से आकर के, जिसको हिंदी बोलनी ठीक से नहीं आती थी, लोकल लैंग्वेज बोलता था, और आज हम यहाँ पर हैं। और इतना कुछ हरियाणा में कला के शिक्षा के लिए प्रयास करना, क्योंकि हरियाणा में पहले कोई जो है प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती थी, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। तो यहाँ पर प्रयास करना, जहाँ बच्चों को भेजते नहीं थे पढ़ाने के लिए टीचर, गांव के मतलब अपने पेरेंट्स इवन बच्चों को नहीं भेजते थे, जहाँ सब्जेक्ट फाइन आर्ट जो है ऐसा माना जाता था कि ये सब्जेक्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप जो है प्रोफेशन बना सकें। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि पेंटिंग की बहुत सारी कीमत होती थी। हुसैन साहब ने एक 2 लाख की पेंटिंग बेची थी, वो एक लैंडमार्क था। और मेरे एक मित्र दिख रहे हैं दिल्ली से, अनूप जी हमारे साथी रहे हैं, और हमने साथ में रूम शेयर किया है, बहुत सारे काम किए हैं दिल्ली में, तो मैं उनका अभिवादन करता हूँ। अनूप जी, अब आपके लिए आपका कोई और जानकारी है तो पूछें, बात करें। हाँ जी सर, जैसा कि सर हम सब जानते हैं कि आप शिक्षक रहे हैं, तो चेयरमैन फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में। सर अब यहाँ पे सर ये बात आती है कि ये सवाल आपसे पूछना भी बनता है कि आपने जिस समय कला की शिक्षा प्राप्त की, उस समय की कला शिक्षा और आज की कला शिक्षा प्रणाली जो है, जो बदलाव हुए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं जो मेरे शिक्षक रहे हैं, जिनका मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा असर रहा है, वो थे अजय जेटली साहब। अजय जेटली एक ऐसे टीचर थे जो बच्चों के बीच में घुल मिल जाते थे। वो मुझे लगता है शायद वो कहीं जुड़े हों, तो मैं उनको अभिवादन करता हूँ। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और वहाँ की शिक्षा जो हमारे काम आई है, वो देखिए, वो प्रथा जो हम सब कुछ मैनुअली करते थे, ये इवन की कैनवस बनाना भी इतना पैसा होता नहीं था कि हम कैनवस बना सकते, मतलब खरीद सके, तो अपने आप सारा करना होता। तो वो ट्रेनिंग जो मिलती थी उस समय की, तो चाहे हर चीज़ के लिए आपको किसी भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग मिलती थी, वो ऐसी ट्रेनिंग हमें अजय जेटली साहब से मिली। और उन्होंने अपने छोटे भाई के तरीके हमको प्यार दिया, उनके घर में हम खाना भी खाते थे, तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिला। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो इधर मैंने की, वो वहीं से संस्कार मिले। वो संस्कार जब आते हैं आपके अंदर ना, तो आप उसको देने का प्रयास करते हैं। तो हमने हमेशा यही कोशिश की, वो बांटने का प्रयास किया कि जो अपने को मिला है उसको अपने बच्चों को दिया जाए, अपने यंग जनरेशन को दिया जाए। तो उस समय की जो कला शिक्षा थी और आज की कला शिक्षा में वाकई बहुत फर्क है। आज बच्चा एकदम मोबाइल पे सब कुछ देख लेता है। हमारे पास किताबें पढ़ने के अलावा, देखने के अलावा कुछ संसाधन नहीं थे कि हम अपनी जानकारी बटोर सकें। तो अब किताबें कितनी स्वाभाविक हैं। कला की किताबें बड़ी महंगी भी आती थी, तो बहुत कम किताबें मिलती थी हमको देखने के लिए। एक किताब लैंडस्केप की मिल गई या पोर्ट्रेट की मिल, तो उसको चाट जाते थे कि बस यही है हमारे लिए। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो ही सब कुछ माई बाप हैं। हुसैन की कोई एक आध मैगजीन में छपती थी, तो देख के बस ये पागल हो जाते थे, अरे हुसैन हुसैन हुसैन। तो वो जमाना और आज का जमाना बहुत फर्क है। आज इन्फॉर्मेशन कितनी त्वरित गति से ट्रांसफर हो रही है, बच्चा 1 मिनट में कोई दुनिया की कोई चीज देखना चाहे तो तुरंत देख लेता है। तो बहुत बड़ा फर्क है, काम में भी फर्क है। हर चीज आपके पास कैमरे हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आप डिजिटल कर लेते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन उस समय की जो शिक्षा थी प्योर एकेडमिक थी, वो बहुत रिगरस जो है मेहनत मांगती थी वो। और जितने पुराने जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, उन सब वो रिगरस मेहनत से करके गए हैं। तो उनके हाथ में अपनी एक व्यक्तिगत ताकत है, और वो ताकत उनके काम में दिखती है। वो स्ट्रगल है, वो लाइफ एक्सपीरियंस है, वो जर्नी है, वो रंग बनाना है, वो सब कुछ जितने तकनीकी जो ज्ञान है वो उनको मिला हुआ है। आज भी मिलता है, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें सुलभ हैं मार्केट में, आप तुरंत जाते हैं खरीद के ले आते हैं।
तो मुझे लगता है कि वैसे मैं कोई उसका विरोध नहीं कर रहा कि आज की मैं शिक्षा का या आज का उसका मैं विरोध करूं। समय के साथ हर चीज़ परिवर्तित होती है। या आपके पास बने बनाए चीज़ें मिलती हैं तो आप क्यों 4 घंटा उसको लगाने की कोशिश करेंगे। वो रंगरेज ही होगा जो है रंग बनाने की कोशिश करेगा या उसको जानने की कोशिश का, उसका व्यक्तिगत स्वभाव होगा, व्यक्तिगत उसका इच्छा होगी कि वो चीज़ की ट्रेनिंग ले। अदरवाइज तो लोगों को जरूरत नहीं है, रेडीमेड मटेरियल आता है, आप एक्सपेरिमेंट करें अपने कैनवस पे। तो उस समय के साथ चीज़ें चलती हैं, उसको स्वाभाविक ढंग से स्वीकार करना चाहिए। सर एक चीज इसी क्वेश्चन में है कि आपने भी देखा होगा कि जो आज कला शिक्षक हैं उनमें वो बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कला शिक्षक उनमें वो बात नहीं जो पहले जो होता था। एक बदलाव लाने की कोशिश होती थी, स्टूडेंट्स के बीच में टीचर खुद जाके काम करता था ताकि स्टूडेंट्स प्रेरित हो। तो अब वो वैसा माहौल जो है वो देखने को नहीं मिलता। क्योंकि देखिए सर, मैं भी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र का प्रोडक्ट आपके अंडर मैंने अपना मास्टर्स की है और बहुत कुछ हमने लर्न किया है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे लिए पैसे कमाना आर्ट से बड़ा मुश्किल है। कहीं बुक कवर की डिजाइन करना हो तो 500-700 रुपये मिल जाते थे, या किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो तो 1000 रुपये मिल जाता था। तो उससे, और वो कभी कभी मिलता था, ऐसा कोई मतलब वो नहीं था, प्रवाह नहीं था मनी का कि वो आए और तुरंत आपको कमाना शुरू कर दे। आज बच्चों के पास वो सुविधा है कि वो हम सोच नहीं सकते थे कि मास्टर डिग्री के होते होते हम कभी नेशनल में या स्टेट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। मैं टीचर से नहीं कहता, अरे तुम पहले सीख तो लो फिर पार्टिसिपेट करना। आज क्या है, बच्चा वो आज BFA में एडमिशन लेता है और वो अपने आप को ऐसे समझने लगता है कि वो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है। तो उसमें ट्रेनिंग का पार्ट वो मिस हो जाता है। अब वो दोनों की कमी से होता है, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि बच्चा भी यदि सीखना चाहता है और टीचर बहुत अच्छा है ना, टीचर में भी कुछ कमियां तो है ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान ने उसको ऐसे बना के भेज दिया है कि वो बस आचार्य द्रोणाचार्य बन गया है, ऐसा तो नहीं है। टीचर में भी कमियां हैं, वो नौकरी मिल जाती है फिर अपनी खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपके पास यदि नॉलेज की कमी होगी, आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों के लिए, तो बच्चे आपको वो सम्मान नहीं देंगे और आपके पास आने की भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास गुरुता है, गुरुत्वाकर्षण है, आपकी नॉलेज है आपके पास, तो आपके पास विद्यार्थी बैठेगा और सीखेगा। तो ऐसी चीजें हैं कुछ। आप सब समझदार हैं, मैं ज्यादा एलोबरेट उसमें क्या करूँ, बताइए। किसी को ऐसा कहना ठीक सा नहीं रहेगा। थैंक यू, ये बातें हैं। थैंक यू। एंड सर अभी अब कुछ टाइम में हम आपकी जो स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, वो देखेंगे सर। सर आपकी प्रेजेंटेशन से पहले बस मैं एक क्वेश्चन, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपकी ही कला से जुड़ा हुआ है। यदि हम आपके कलात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें विचार की भूमिका कितनी है और उसकी अभिव्यक्ति व अंतर्दृष्टि को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कला में विचार ही प्रमुख होता है, बाकी तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। आपने एक चेहरा बनाना सीख लिया, उसको इधर मोड़ दीजिए उधर मोड़ दीजिए, वो आपको वो आ जाता, खेलना आ जाता है। जैसे स्कल्पचर में होता है, आपको यदि एनाटॉमी का पता है, आपको 3 डायमेंशन का पता है, तो आप थोड़ा सा दबाएंगे तो उसका एक्सप्रेशन टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ करेंगे तो और कुछ एक्सप्रेशन है। तो फिर तो खेलना होता है, चाहे वो आप रंग से खेलें, ड्राइंग से खेलें या किसी अदर मटेरियल से खेलें। लेकिन उसकी विचार जो आपके संस्कारों में आता है, जो आप पूरा आपके पास दुनिया जो है ओपन कैनवस है ना, जब तक उससे आप सीखेंगे नहीं, उसको आप ध्यान से देखेंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक वो आप कला में जीवंतता नहीं लाएंगे। आप एक फिगर तो बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फील करना, चाहे आप अपसेट करें तो उसमें भी फीलिंग है, ऐसा नहीं है। आपके पास चाहे वो रंग की फील हो, चाहे ड्राइंग की फील हो, चाहे टेक्सचर की फील हो, फील तो आपको करना ही करना है ना। बिना फीलिंग के, बिना आपके अंदर का कुछ जो आत्म होता है ना, आत्मा जिसे, जब तक आप उलेड़ेंगे नहीं कैनवस पे या अपने मटेरियल पे, तब तक वो बात बनती नहीं है। तो इसलिए विचार उसी का एक पार्ट है। बाकी तो आप संप्रेषण करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं कि आप जो सोचते हैं। अब उसमें हो सकता है कि वेरिएशन बहुत हो, किसी आर्टिस्ट को कुछ अच्छा लगता है, वो कुछ करना चाहता है, किसी को कुछ अच्छा। तो ये मंडे, जैसे कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी अपनी मति होती है, उसका अपना विचार होता है। तो वो विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो प्राइम चीज है आर्ट का। जैसे संप्रेषण प्राइम चीज है, वैसे विचार भी बहुत प्रमुख चीज है।
सर हमारे बीच में अजय जेटली जी आ चुके हैं, आप अगर उनको कुछ कहना थे अभी। अरे मैं तो बड़ा धन्यवाद करूंगा कि वो जुड़े हैं, बहुत कुछ सीखा है और बड़ा जो प्यार मिला है उनसे वो अद्भुत है। और हमारा रिश्ता ऐसा था कि गुरु टीचर, जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है उससे बढ़कर है। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो हर बात शेयर करते हैं, कोई बात डिस्कस करनी होती है, आर्ट के बारे में चर्चा करनी होती है, कुछ भी बात करनी होती है तो सलाह लेना होता है तो हम उन्हीं से बात करते हैं। और आज भी हम लगातार, जैसे आज से 30-35 साल पहले हमारा प्यार था, शायद आज बढ़ा ही होगा, कम नहीं होगा। तो मैं उनका साधुवाद करता हूं और वेलकम करता हूं कि वो हमारे टॉक में जुड़े हैं। सर अगला मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद फिर हम अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन पे चलेंगे। सर आजकल कला में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई कलाकार आज कैनवस पर पेंटिंग ना बनाकर इंस्टॉलेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, वीडियो आदि जो माध्यम है उनके जरिए अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे जो बदलाव हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनको आप कैसे देखते हो कला को? देखिए, आप जब हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, चाहे वो प्रीहिस्टोरिक पीरियड से लेकर के और 20वीं सदी तक, जब आप कला का सिंहावलोकन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि मानव की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत ने एक कविता लिखी थी कि सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यानी पुष्प बड़े सुंदर हैं, पक्षी बड़े सुंदर हैं, लेकिन इंसान तुम सबसे सुंदर हो। ऐसी परिकल्पना करना ये केवल कला में थी, इसको उन्होंने साहित्य में जोड़ा है। आप जितना फिल्में देखें, जितना कुछ ड्रामा देखें, ये रचनात्मक जितने भी चीजें आप देखेंगे ना, वो सब इंसान के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। ये इतिहास हमारा है। लेकिन अब 20वीं सदी के बाद, जब 20वीं सदी का उत्तरार्ध और 21वीं सदी, ये कुछ बड़ा, जितनी मशीनीकरण जितना हुआ है ना, आधुनिकीकरण के नाम पे जितना मशीनीकरण हुआ है, तो उसका असर, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आर्ट पे तो पड़ना था। अब वो पड़ा भी, चाहे आप डिजिटल माध्यम ले लीजिए, चाहे आप इंस्टॉलेशन ले लीजिए, चाहे कुछ भी कला के जितने विहंगम रूप हैं, विविध रूप हैं, उनको आप देख लीजिए, उसमें प्रभाव जरूर आया है। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको प्रीहिस्टोरिक पीरियड में ही रहना चाहिए। परिवर्तन सदैव स्वागत योग्य होता है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यदि हम बैलगाड़ी में चलते हैं, आज हवाई जहाज में चलते हैं, तो यदि हम परिवर्तन नहीं लाते तो ये स्पीड हमको कहाँ से मिलती। इसलिए परिवर्तन हमेशा स्वागत योग्य है। और देखिए, कला, इंसान का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा कला में, जो मैं कह रहा हूँ। तो कितना भी आप इंस्टॉलेशन करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन वो सब घूमता आप इंसान के इर्द गिर्द ही है। तो ठीक है, परिवर्तन बहुत अच्छा है और लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना भी चाहिए। मैं किसी चीज़ को इतना बुरा नहीं मानता कि इंस्टॉलेशन हो, चाहे ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन हो। एक थॉट तो आप दे ही रहे हैं ना, ऐसा भी थॉट है आपका, आप उसको संप्रेषित तो कर रहे हैं। तो संप्रेषण यदि आप कर रहे हैं तो एक टारगेट उसको परसीव भी करेगी, उसको समझेगी भी। तो इसलिए वो सदैव स्वागत योग्य है। और मैं सब चीज़ों को अच्छा मानता हूं, जो भी एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी घुस जाते हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में उस एरिया में गंद भी फैला देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा कूड़ा करकट भी देखने को मिलता है, जो न कहीं एस्थेटिक है, न कोई विचार है, न कुछ, बस कुछ न कुछ करके गैलरी में टांग दिया। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, या ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा आर्ट वर्क, अच्छा काम जो है वो आगे आता ही आता है। तो मैं तो इसी ढंग से उसको देखता हूँ। सर जैसे हमारे अपने जिस फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने आपके अंदर शिक्षा ग्रहण की और आज उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर, जिसको बोलते हैं कला जगत में, एक अच्छा उन्होंने नाम स्थापित किया है।
तो आप थोड़ा उसके बारे में भी एक थोड़ा खुल के बताएं सर, वो आपको वो कैसा लगता है और वो उनके साथ अभी आपका कैसा संपर्क है, किस तरह का वो टीचिंग जो देखिए, जब आप एक टीचर होता है उसके लिए सारे विद्यार्थी प्रिय होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रिय वो होता है जो काम करता है, जो कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो अच्छा काम करता है, वो निगाह में टीचर के जरूर चढ़ता है। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि टीचर पर्सनैलिटी कर देता है जो अच्छे बच्चे होते हैं, ईमानदारी से बोलूँगा, अब उसमें किसी को लग भी सकता है कि ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन होता है जो अच्छा बच्चा होता है उसके लिए विशेष स्नेह तो होता है। तो ऐसे जो काम करते हैं वो हमको प्राउड उन पे होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, हमारे अलमुनाई बहुत सारे हैं, बहुत जगह देश विदेश में हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। और एक टीचर के लिए यही तो होता है, तो हमारे बच्चे ही तो हमारी औलादें हैं, और आपके औलादों पे आप काम जब करते हैं निरपेक्ष भाव में, कोई लालच नहीं है ये बच्चा मेरे लिए ये करके देगा, ये मुझे कोई तमगा देगा, मुझे ये ऐसा कुछ करेगा, तो ऐसा कोई लालच भी नहीं रहता है। तो वहाँ जहाँ देने का भाव होता है ना, वो सबसे बड़ा भाव है। लेने का भाव हमेशा हीन भाव होता है। आप कोशिश करते हैं, दबे रहते हैं किसी बोझ में, जहाँ देने का भाव होता है ना, वो बड़ा होता है जो हमेशा देता रहता है। तो हमने तो जेटली साहब से यही सीखा है। मैं जब प्रोफेसर तक बना और मैंने कभी खर्चा करना चाहा, कुछ करना चाहा, तो उन्होंने कहा हट तू अभी हमारे सामने बच्चा ही है। मतलब ये फील जो देने का है, हमने उन्हीं से सीखा है ये बात, कि हमेशा वो ऐसे प्रयास करते हैं कि कभी किसी से मतलब हाथ ना फैलाना पड़े, देना ही देना पड़े। तो ये भाव बहुत बड़ी बात है। और विद्यादान तो कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है, तो हम उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम टीचर भी हैं और कलाकार भी हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर अब आपकी इजाजत हो तो हम जो आपका प्रेजेंटेशन है वो शेयर करें। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, काइंडली जब शेयर हो जाएगा एक बार मुझे कंफर्म करें। ठीक है सर, जैसे हमारा ये इनविटेशन है आपके आज की टॉक का, आपके सेशन का, तो आपको विजिबल हो रहा है सर स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है सर, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ सर। बिल्कुल। जो मेरी बैचलर डिग्री की ट्रेनिंग थी, एक्चुअली हमारे जो उस समय के टीचर थे वो श्याम बिहारी अग्रवाल थे, और वो कलकत्ता से पढ़ लिख के आए थे, और क्षितिरनाथ मजुमदार जी के भी स्टूडेंट रहे, तो वो वॉश पेंटिंग करते थे। तो उस समय ज़्यादा पैसा नहीं होता था, सच बात तो ये है, तो हम लोग वो वाटर कलर ही करते थे, क्योंकि थोड़े पैसे में बहुत ढेर सारा हो जाता था। तो ऐसी आदत पड़ गई कि वो लत सी लग गई वाटर कलर की। तो ये जब बंगाल स्कूल का एक प्रभाव था, जब उस समय काफ़ी कलाकार वॉश पेंटिंग किया करते थे, तो ये मेरा कुछ मैंने हालांकि बाद में किया है, उस समय का काम नहीं है, लेकिन ये बहुत 5 फीट का काम, 5 फीट के आसपास का काम है, 3 बाई 5 का काम है, बहुत बड़ा काम है ये। और ये मैंने कुछ वॉश में किया। ये टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पेपर पे आपको ड्राइंग करके, मैं थोड़ी सी जिनको मालूम नहीं होगा क्योंकि अब ये विधा लगभग लुप्त प्राय है, इक्का दुक्का लोग करते हैं, तो थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस पर, यदि टाइम हो तो बताइए मुझे। सब प्लीज बताइए। ये ऐसी विधा है जिसमें केवल वाटर कलर का इस्तेमाल होता है और पेपर पे काम होता है। कुछ लोग सिल्क पे भी करते हैं, लेकिन ये मेरा वाटर कलर पर है। इसमें सबसे पहले आपको पेपर में ड्राइंग करना होता है। ड्राइंग करने के बाद उसको बनसाइना से उसको ड्राइंग को पक्का करना होता है, फिर इरेजर से मिटा देना, और उसके बाद फिर उसको गीला करना किसी बोर्ड पे, बड़े बोर्ड पे, छोटा जैसा आपका साइज है, उसको चिपकाना। और चिपकाने के बाद जब उसकी जो ग्लेयरिंग जो ख़त्म हो जाए, पानी की चमक जब ख़त्म हो जाए, फिर बहुत पतले ट्रांसपेरेंट कलर से इसमें रंग भरे जाते हैं, और चेहरे में, बैकग्राउंड में, हर जगह रंग भरने की कोशिश होता है। यदि पेपर सूख जाता है उस दौरान, तो उसको छोड़ के जब पक्का सूख जाए, अच्छा टाइट हो जाए, कड़क हो जाए पेपर, इसके बाद उसको फिर दोबारा उसको गीला करते हैं, और फिर उसका जो फालतू का रंग होता है वो निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं जब तक आपका मनचाहा इफेक्ट नहीं आता है। इसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ आप ठीक है, अब मैं इसको
इसको फिनिशिंग करने की कोशिश करता हूँ, तब इसमें एक बाद में एक लेयर गीला करने के बाद सारा रंग निकल जाता है। जितना अच्छा रंग होगा, मतलब जो उसकी पेपर की तह में जम जाता है वही बचता है, बाकी सब उड़ जाता है, धुल जाता है। इसके बाद आप 2-3 कलर की जो है ज़्यादा रंग लेकर के टोनिंग सी करते हैं बड़े ब्रश से, चौड़े ब्रश से। और जब टोनिंग करने के बाद एक झिलमिल सा इफेक्ट आ जाता है उसमें, तो कुछ चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं, कुछ कलर इधर का उधर हो जाता है, तो वो बड़ा खूबसूरत सा रहस्यमय एक वातावरण बनाता है। ये बंगाल स्कूल की एक परंपरा थी, और ये बंगाल की क्या मतलब, ये तो चाइना और जापानीज परंपरा थी। जब वहाँ से कलाकार आए थे तो उन्होंने बंगाली आर्टिस्टों को सिखाया था। उन्होंने फिर पूरे देश में वो आर्टिस्ट फैले, और जिसमें नंदलाल बोस थे, वेंकटप्पा थे, चुगताई थे, सैलाना अड्डेर थे, और बहुत सारे बंगाली कलाकार थे। इलाहाबाद में चितिनराज मजूमदार थे, लखनऊ में असित कुमार हालदार थे। इन सब कलाकारों ने जब आर्ट स्कूल की स्थापना जगह जगह पर हुई तो वहाँ से वो पूरे देश में फैले, और उन्होंने इस विधा को सिखाने का कोशिश किया। और हमारे इलाहाबाद में भी ये विधा चलती रही। तो वहाँ से फिर, और जब ये सूख जाता है पेपर, इसके बाद इसकी आउटलाइन जहाँ जहाँ आपको लगता है कि निकालना है, वो थोड़ा झिलमिल से थोड़ा बाहर क्लियर करना है, उस पर बड़ा फिनिश, बड़ा मतलब बहुत मेहनती काम है ये, बहुत टाइम लगता है इसमें, और बड़ी रिगरस मेहनत पड़ती है इसमें। बैठ के कमर दर्द होने लगती है, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस तरह की विधा है, और बड़ा अच्छा लगता है इसको। लेकिन अब मैं इसको नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरी कमर में दर्द कर देता है, तो मैं अब ये काम छोड़ चुका हूँ। लेकिन वाटर कलर अभी भी करता हूँ। जो कंजूसी से शुरू हुआ था, पैसे न होने के कारण शुरू हुआ था, वो मैं वाटर कलर अब बड़े मतलब अभी भी मैं ये करता हूँ। मेरा शौक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये वाटर कलर करना। जब मेरे पास बहुत बड़े कैनवस करने का मूड नहीं होता है तो मैं छोटे छोटे फुल साइज़ के या हाफ साइज़ के या 1/4 जो है पेपर ले करके मैं छोटे छोटे बैठ के बढ़ जाता हूँ, और डेली, आज तक डेली एक पेंटिंग करता हूँ। आप सोचो कितनी पेंटिंग हो गई होंगी। कोरोना काल में तो बहुत सारा काम किया मैंने वाटर कलर पे, और शायद इसमें कुछ होगा तो आप दिखाएंगे। तो ये मेरा मैं जब कजाकिस्तान में था, कजाकिस्तान की एक विशेषता ये है कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और बहुत बर्फ़ पड़ती है। इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वो -40 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री, 20 डिग्री ये टेम्परेचर लगातार रहता है। तो मैं तो वहाँ कुकड़ू हो गया था, इतनी ठंड पड़ती थी। तो लेकिन उसका मेरे दिमाग में एक असर ये पड़ा कि बड़े खूबसूरत दिखते हैं वहाँ के लैंडस्केप, वहाँ के घर जो लकड़ी के घर बने होते हैं गांव के, उनको डाचा बोलते हैं। और वो डाचा जो है इतने खूबसूरत दिखते हैं जब आप जाते हैं कहीं। तो फिर वो बस गया, मैंने बहुत सारे ये स्नो के जो है लैंडस्केप पेंट किए हैं। और हाँ, ये टेम्पल है उधर साउथ का, एक वो किया है वाटर कलर में ही है ये भी। ये एक अदर स्नो का है, ये डाचा का। ये मैंने कुछ पोर्ट्रेट किए हैं। पोर्ट्रेट क्या, ये ट्राइबल जो है, ट्राइब मुझे बड़े आकर्षित करते हैं। जो चाहे वो ट्राइब जम्मू कश्मीर का हो या अपना मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो या गुजरात का हो, उनका कुछ विशेष रहता है जो अपील करता है। चाहे उनका आभूषण हो, चाहे उनका वेशभूषा हो, या उनका एक एस्थेटिक हो, जो सौंदर्य बोध है वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो मैंने ट्राइब को बहुत सारा पेंट किया है, और उनमें से ये ट्राइब है, ये है लद्दाख की ट्राइब है। इसको आर्यन ट्राइब बोलते हैं। और इनमें खास बात यह है कि हमेशा सजे धजे रहते हैं। शादी होती है या कुछ संस्कार होते हैं या कुछ डांस होता है तो इतना बढ़िया इनका गेटअप और मेकअप होता है, और देखने के लगता है कि बस इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं है। तो वो मैंने बहुत सारे, अभी कोरोना टाइम में मैंने 50-60 पेंटिंग ये सब इनके बनाए हैं अभी, और फुल सीट पे है सारा काम। 22 बाई 30 इंचेस का जो फुल सीट होती है वो सभी काम है। ये चाइना गया था तो वहाँ कुछ काम किया था। चाइना वहाँ के टिपिकल जो हाउसेस होते हैं उनका एस्थेटिक अलग ढंग का होता है, तो कुछ काम चाइना पे किया था। ये बड़ा, इसके पीछे बड़ी एक गहरी हिस्ट्री है। और ये हिस्ट्री ये है कि मैं जब मास्टर डिग्री में पढ़ता था तो मैं और जेटली सर और एक हमारे रवींद्र कुशवाहा हैं, रविकांत हैं, ये 3-4 लोग जाते थे लैंडस्केप करने।
शौकिया तौर पे जाते थे, तो वहाँ गंगा किनारे, जमुना किनारे हमेशा जो है जाते थे और कुछ न कुछ वहाँ पर बनाते थे। साइकिल से जाया करते थे हम चारों लोग, और बड़ी उस समय स्थिति, सुबह 2-3 घंटे हम लैंडस्केप करते थे, फिर इसके बाद नहा धो करके हम फिर यूनिवर्सिटी जाते थे। तो ये उस समय का जो बोट का जो एक पैशन जो हुआ ना, वो छूटा नहीं। जो आपकी कहते हैं ना, जो लत लग जाती है ना, वो लत आपकी जाती नहीं पूरे जीवन पर्यंत। और वो ऐसी लत है कि बोट मुझे बहुत पैशनेट करती है। वहाँ की बोट से मैंने बहुत पेंट किए। मैंने जहाँ जहाँ भी मैं कभी समुद्र में गया तो वहाँ मैंने फोटोग्राफी करी, जैसे उड़ीसा में, कभी वेस्ट बंगाल में, या कभी नदियों में। तो वो बोट की एक सीरीज मैंने बहुत सारी बनाई है। और मेरा एक शो हुआ था चंडीगढ़ में, सारे मेरे मित्रों को, चंडीगढ़ के मित्रों को याद होगा, इंडसइंड गैलरी में एक मेरा शो हुआ था वाटर कलर का। और वो अच्छी बात थी, उसमें मुझे पैसे की ज़रूरत भी थी, तो मेरा पूरा शो बिक गया था। एक बंदे ने खरीद लिया था, आर्किटेक्ट था वो, उसने सारा खरीद लिया था। तो जब वो काम बिका तो मैंने एक प्लॉट ले लिया था, और आज मैं उसी घर में बैठा हूँ। तो उस समय जरूरत थी पैसे की, वो बिक गया। तो ये सब, उसमें बोट्स भी काफ़ी थी, बोट्स और लैंडस्केप और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो उसी सीरीज का काम है, बोट सीरीज का। ये एचिंग है। ये जब मैं यहाँ एचिंग का ऐसा विधा है, ये एक ग्राफिक की विधा है, सारे कलाकार लोग तो जानते ही हैं। जब मैं कुरुक्षेत्र में, हमारे यहाँ राकेश बानी आए, तो बहुत अच्छा, राकेश बानी बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो लगातार, वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने स्टूडियो में लगातार काम करता रहता है। 8:30 बजे आ जाना और 5 बजे जाना, ये उनकी आज भी वही आदत है। तो जब मैं जाता था उनके स्टूडियो में राउंड मारने, तो देखता था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसको देख देख के मुझे भी लगा कि यार चलो थोड़ा सा कुछ मैं भी एचिंग करता हूँ। मैंने राकेश बानी को कहा, सिखाओ भाई मुझे, तो मुझे एचिंग नहीं आती है। तो राकेश बानी ने एचिंग सिखाया और मैंने बहुत सारा काम किया इसमें, मतलब कुछ जो आपके सामने है। और ये कैसी, हाँ, ये मेरा वर्क सिलेक्ट हुआ था मलेशिया, ट्रिनाले में, जो है कि वहाँ ट्रिनाले होता है मलेशिया में, तो वहाँ ये सिलेक्ट हुआ था। और ऐसे बहुत सारा काम ट्रिनाले में सिलेक्ट हुआ है, बुल्गारिया में और रोमानिया में, थाईलैंड में, ऐसे कई जगह सिलेक्शन हुआ है ट्रिनाले बिनाले में। और ये थाईलैंड में हुआ था, ये सिल्पकॉन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो ट्रिनाले करती है, ट्रिनाले या बिनाले याद नहीं है, लेकिन वहाँ भी सिलेक्ट हुआ था। तो ये एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत टेक्निकल है। ये आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। एक तो आपको पहले वो सब कुछ सीखना पड़ता है। ये एक मेटल की प्लेट होती है, जिंक प्लेट होती है, उसका प्रोसेसिंग होती है, उसमें ड्राइंग करते हैं और वो लगा करके ब्लैक जो है लगा करके उसमें ड्राइंग करते हैं। और ये बहुत टेक्निकल विधा है, जब तक आप इसको करेंगे नहीं वो आती नहीं है। तो ये राकेश बानी की मेहरबानी थी कि उन्होंने हमको सिखाया। और मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारे आपके स्टूडेंट भी आपको सिखाते हैं, आपके जूनियर भी सिखाते हैं। तो ये राकेश बानी का कमाल है कि उसने हमसे काम करा लिया है। तो इसमें मैंने मदर अर्थ को डिपिक्ट किया है कि वो कैसे पूरी दुनिया में जितने प्राणी हैं उनको समाहित किए रहती है। उसमें सुंदरता भी है, फूल पौधे भी हैं, उसमें इंसान भी है, उसमें स्पेस भी है, सब कुछ है। तो उसका कुछ डिपिक्शन उस ऐसे ढंग से किया था। और ये सेलेक्ट हुआ था किसी, मुझे याद नहीं कौन से, शायद पता नहीं, थाईलैंड में ही कहीं ऐसे कुछ हुआ था ऐसे। तो ये बहुत अच्छी विधा है। जो लोग इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत इसमें बात यह है कि आप एक प्रिंट बना के उसमें एक मास्टर बना करके कई प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसका ये बड़ी खूबसूरत है बात है कि आप उसको मल्टीपल एंजॉय कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा पुराना वर्क है, करीब 2010 वर्ष के आसपास का। मैं कहता हूँ कि इंसान सबसे सुंदर है, तो इंसान ही सबसे सुंदर है। और मैं इन्हीं के इर्द गिर्द पेंट करता हूँ, उसके इमोशंस को, उनके आपसी रिलेशन को। और उसमें कहीं चिड़िया भी आएंगी, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट से भी बड़ा लगाव है। जो लोग कुरुक्षेत्र में आए हैं उन्होंने देखा होगा हमारी बंजर भूमि, जो लोग कहते थे कि यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के आसपास कुछ बंजर ज़मीन थी और वहाँ कुछ नहीं उगता था। मेरा मालिक कहता था यहाँ कुछ नहीं उगेगा।
तो मैंने कहा यार उग क्यों नहीं सकता, मैं जंगल का रहने वाला हूँ, वहाँ पत्थर ही पत्थर होते हैं, वहाँ पेड़ उग सकते हैं, तो ये तो जमीन है या तो ये मिट्टी है, इसमें तो जरूर उगेगा। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के चारों तरफ हरा भरा है और करीब 150-200 पेड़ हमने लगाए हुए हैं। तो मेरा स्नेह, मेरा प्यार नेचर पे भी है, और वो नेचर कहीं ना कहीं चित्रों में भी आती है। आप जिसको प्रेम करते हैं, जिसको स्नेह करते हैं, वो जरूर आपके चित्रों में आता है, वो फील वो होता है, उसमें आता है। सर इस मीडियम का क्या रहा होगा, वो भी काइंडली आप बताएं। ये एक्रेलिक है, पुराने वाले का। सर तो ये जो आपके सामने अभी हम हाँ, ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है। एक्रेलिक की भी एक हिस्ट्री है एक्चुअली। अब चूंकि बात आई है तो कर ले ही लेते हैं, प्लीज। पर काफी टाइम हो रहा है, 10 बजने को जा रहे हैं, कुछ लोग बात करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। हाँ सर, मैं हाँ जी वही है ना। सर, अगर फिर भी आपको किसी स्लाइड, ऐसी स्लाइड हो अगर आपको लगता है कि उसमें बोलना चाहिए तो काइंडली आप बोले जरूर, क्योंकि सभी व्यूअर्स आपको बड़े आराम से टाइमली सुन रहे हैं सर, तो काइंडली वो आप शेयर कर सकते हैं सर, जो आपका एक्सपीरियंस है। जब हमारे जब हम पढ़ते थे उस समय ज्यादातर ऑयल ही चलता था, बहुत मुश्किल से लोग एक्रेलिक करते थे, और सतीश गुजराल जी ने काफी इस्तेमाल किया था। लेकिन हम पढ़ते थे और पढ़ने के बाद जो हमारा पीरियड था, तब से मैंने एक्रेलिक शुरू कर दिया था। और वो बड़े बड़े 5 ml के बड़े 500 ml के बड़े बड़े जार आते थे, तो उस समय हमने वो जार खरीदे थे। तो एक्रेलिक भी हम इस्तेमाल करते थे। बीच बीच में फिर ऑयल छूट गया, पोर्ट्रेट वगैरह करना हो तो ऑयल में करते, लेकिन ज़्यादातर एक्रेलिक में करते थे। काफ़ी पेंटिंग एक्रेलिक में है, शुरुआती दौर की पेंटिंग ऑयल में है, लेकिन बाद की सारी एक्रेलिक, सब एक्रेलिक का काम है। इसमें आप देखेंगे नेचर को बहुत प्रोमिनेंट स्पेस मिला हुआ है। और कमल के फूलों का जो मेरा जो प्यार है वो बचपन का प्यार है। हमारे पास एक झील थी और हम जाते थे उस झील में, तो कमलगट्टे निकाल के वो खाने के लिए खा लेते थे, और इसको छूना, कमल के पत्तों को छूना एक अजीब सा फील सेंसेशन मेरे को देता था। इतना सॉफ्ट होता है ना उसको, तो वो प्यार जो है ना, वो फील जो है कभी गया नहीं, वो हमेशा दिखता रहता है। तो मैं कमल के फूल मेरे पेंटिंग में आते ही आते हैं, पता नहीं क्यों भाजपा वाले ना समझने की अपना है, लेकिन ये बहुत पहले से मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। ये साधना मैडम जी की एक वर्कशॉप थी, साधना मैडम दिख रही मुझे, उन्होंने अपने कॉलेज में एक वर्कशॉप की थी, तो वहाँ पर ये पेंट किया था, तो उनके पास है पेंटिंग। ये मेरे पास ही है। नेक्स्ट, ये आयल में है, ये बहुत पुराना काम है, ये भी किसी वर्कशॉप का काम है। ये भी पुराना काम है, 8-10 साल पुराना काम है सर। सर ये भी वर्कशॉप का काम है या स्टूडियो? नहीं, ये स्टूडियो का काम है। स्टूडियो का। नेक्स्ट, ये मेरा कुछ अभी नया काम है, ये थोड़ा कुछ अभी कोरोना के टाइम में किया है, तो ये नई पेंटिंग है। इस वर्क के बारे में कुछ इसमें मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज की मैं कुछ बेस को लेकर के मैंने कुछ सीरीज बनाई थी, तो चाइल्डहुड मेमोरीज की हैं ये सारी पेंटिंग। जितना कुछ आता है उसमें कुछ एसेंस उसका, कुछ कभी किसी टाइम का, कभी किसी टाइम का, तो कुल मिला के वो एक कंप्लीट पेंटिंग का एक तो फील आता है। वो तो है कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज वाला ये भी मेरा एक्चुअली पता नहीं क्या संयोग था कि मैं जहां भी रहा हूँ वो आध्यात्मिक शहर रहे हैं। इलाहाबाद जैसे रहा और कुरुक्षेत्र, दोनों धार्मिक रूप से बड़े ऐसे जुड़ाव रहा कि ज़्यादातर समय इन्हीं 2 शहरों में बीता। तो वो डिविनिटी का एक जो फील आता है उसके लिए उस टाइप का मेरे पेंटिंग में भी आ जाता है। आप जैसा माहौल देखते हैं आसपास, वो चाहे आप माने ना माने, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं आपको दिखता है। तो वो डिविनिटी का असर जो यहाँ चलता रहता है अनवरत, तो वो कहीं ना कहीं आता है। नेक्स्ट, ये सिंपल मैंने प्ले किया था एक छोटे से कैनवस में, एक ऐसे कलर लगा के मैंने कहा चलो कुछ करता हूँ। इसके पीछे कोई फील नहीं थी, लेकिन एक मूड सा एक था कि एक मूड को मुझे पेंट करना है। जो कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ आपके जो है भाव भी थोड़ा ऐसे होने लगते हैं ना, थोड़ा
शांत होने लगते हैं। तो आप वो फील आपको उसमें दिखने को लगे कि बड़ी काम लेडी है और ऐसे बड़े शांतिपूर्ण उसमें मगन है अपने विचार में। तो इस टाइप का कुछ फील लेके ये पेंट किया था। सर इन वर्क्स के बारे में जरूर बताएं थोड़ा, क्योंकि ये हाँ, सेक्शन की तरफ आपका जो वर्क है वो जा रहा है, एंड ये भी शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने जिंदगी भर फिगरेटिव पेंटिंग किया, जिंदगी भर। तो इस बीच में दौर आया कि चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा कुछ एब्स्ट्रैक्शन का करते हैं। तो उस टाइप में मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ काम करने की कोशिश की थी। एक सीरीज तो तुम्हारे पास है, लेकिन एक सीरीज कुछ ऐसा है वो डेलिबरेटली मैंने वो किया, लेकिन मैंने कभी उसको पोस्ट नहीं किया, क्योंकि आपकी एक इमेज रहती है और इमेज आपको बांधती भी है, वो आपको आज़ाद भी नहीं होने देती है। आप फिगरेटिव पेंटर हैं तो आपको लगता है कि बस आपको लोग जानेंगे तो फिगरेटिव पेंटर के रूप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपका मन तो कभी करता है ना, कभी दाल भात खा रहे हैं तो कभी आप पूरी सब्जी भी खा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइप का थोड़ा मैंने कोशिश की है एक्सपेरिमेंट करने की। तो यही सर ये इनके सर साइज क्या रहे होंगे जो ये 4 बाई 4 फीट का है ये। ओके सर, ये एक्रेलिक में ही है? एक्रेलिक में, हाँ एक्रेलिक में। ये भी उसी का है, एक्रेलिक ही है। सर ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके अच्छा। बाद फिर मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा उस पर आता हूँ सर। तो दोस्तों ये एक अब आपने जो जर्नी देखी, एक एक्सपीरियंस देखा सर का, जो पूरी लाइफ, जैसे सर ने बताया कि शुरू से ही राम वरिंजन सर को एक पैशन था कि कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए जीवन में, और उसी का जो एक रूपांतर, एक रूप जो है वो आज हमने देखा इनके काम में। सर इनके अलावा एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो हम सभी का भी है वो, सर ऐसे कौन से भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें आप समकालीन कला का स्तंभ मानते हैं, इसके बारे में? देखिए बहुत सारे लोग आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए हर जगह है कुछ ना कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल काम भी कर रहे हैं। तो किसी का नाम लेना तो ऐसा पता नहीं ठीक लगेगा कि नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनमें से आप जानते भी हैं बड़े बड़े नाम हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनाम हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली नाम तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो किसी को फिर अच्छा लगेगा कि यार मेरा नाम नहीं लिया तो थोड़ा बायस्ड हो जाएगा, लेकिन हैं काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भारतीय कला बहुत फल फूल रही है। बेशक कोरोना काल में आपके पास काम मिलना बंद हो गया है, पेंटिंग नहीं बिक रही हैं, एक सत्य है ये, लेकिन इसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, अनवरत रूप से गढ़ रहे हैं। अपना अपना दिल का जो गुबार है वो कैनवस पे लाते ही लाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, विषम परिस्थितियां होंगी फिर भी लोग काम करेंगे, तो लोग कर रहे हैं काम। प्रेम सिंह सर, मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ ऐड करना चाहूँगा। सर आपने उनको देखा होगा, बीच में उन्होंने लेफ्ट हैंड से ड्राइंग शुरू की, अभी वो एक डिजिटल फॉर्मेट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए पैंडेमिक पे बहुत सारी सीरीज की है। तो फिर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो कलाकार हैं, इनसे हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा स्रोत है सर। जैसे आपका भी सर जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे अभी आपने एक पैंडेमिक की बात करी है, कोविड की बात करी है, उसमें कितने हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, यंग जो आर्टिस्ट हैं, हमारे बीच में से चले गए, मतलब हमें बहुत कुछ देखने को मिला पिछले 1-2 साल के अंदर। तो मैं ये भी चाहूँगा थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी हल्का सा ब्रीफ करें कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। हाँ देखिए, प्रेम सिंह जी तो बड़े श्रद्धेय आर्टिस्ट हैं और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और उनका काम मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। इतना मधुर काम करते हैं, मक्खन की तरह काम है उनका, देख के लगता है कि बस 2-4 घंटे देखते रहो। ऐसा मतलब अब्स्ट्रैक्ट में ऐसा मुझे लगता नहीं था कि कभी, पहले लगता था कि अब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं, थोड़ा इधर किया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग इतना मेच्योर काम करते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि यार इसमें खो जाओ। तो प्रेम सिंह जी तो ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे बीच, वो एक मतलब एक खजाने की तरह है हमारे लिए, और मुझसे कभी बात भी होती है सर से तो बड़ा मज़ा आता है। और लगातार आर्ट पे बात होना या सामाजिक रूप से बात होना
अच्छा लगता है। और मैंने उनका अभी जो कोरोना पीरियड में जो काम देखा है वो भी अद्भुत काम है। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं लगातार, जैसे कालीचरण है, अब थोड़े 2-4 लोगों का नाम ले लेता हूँ मित्रों का दूसरे संदर्भ में। कालीचरण है, विद्यासागर उपाध्याय हैं, ये लोग लगातार कुछ न कुछ गढ़ते रहते हैं, रचते रहते हैं, कोई न कोई काम करते रहते हैं। और कोरोना टाइम पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके आया है। कैसी विकट परिस्थितियां थीं और इसके बावजूद भी हमारा एक्सप्रेशन रुका नहीं है। लोगों ने काम किया है, रोजी रोटी गई है कलाकारों की। बहुत सारे कलाकार से मेरी बात होती है लगातार। कोरोना टाइम पे मैंने हमेशा शाम को घूमता हूँ तो मैं किसी न किसी आर्टिस्ट को फ़ोन करता हूँ कि चलो मित्र का हाल चाल ले लेते हैं। तो चाहे विनय बठेरा जी हों, चाहे साधना सेंगर जी हों या अन्य मित्र हों, बातचीत मेरी लगातार होती रहती है। और सबका दर्द यही है कि भाई कोरोना के टाइम में बहुत कुछ प्रभावित हुआ है, चाहे वो डेली लाइफ का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे कुछ बिकने का हो या एक्टिविटीज़ का हो या मिलने का हो या खाने पीने का हो, एक तरह तरह की बातें। आप सभी साथी हैं उसके, तो सभी को आपको पता है। लेकिन उसका बेनिफिट ये हुआ कोरोना का, मैं दोनों पक्ष से भी बात कर देता हूं कि उसका बेनिफिट ये हुआ है कि आपके पास खूब टाइम मिला है। आपके पास और मनोरंजन का टीवी के अलावा कोई साधन नहीं था। आप टीवी कितना देखेंगे? ये खाना बनाने का जिनको शौक है कितना खाना बनाएंगे? तो आपके पास टाइम था कि आप अपने स्टूडियो में जाएं। जिनके पास स्टूडियो पास में था, अपने घर के ऊपर था या आसपास, वो जा सकते थे। जिनके पास नहीं, स्टूडियो दूर था, जैसे दिल्ली वालों की कुछ दूर स्टूडियो होता है, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिनके अपने घर में स्टूडियो है उनके लिए बड़ा ये लाभदायक क्षण था। मेरे लिए तो खास कर, मेरा स्टूडियो तो मेरे घर के ऊपर ही है, तो मैं बस उठ के सुबह 5-6 बजे उठ जाता था। और यदि कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ करना, घूमना फिरना छत में हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर स्टूडियो। और 4-5 घंटे 10-11-12 बजे तक तो काम होता रहा। तो इस बीच मैंने ढेर सारा काम किया। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कैनवस भी पेंट किए और वाटर कलर भी पेंट किए। कम से कम 300-400 काम तो किया ही होगा। मैंने गिनती नहीं करी, लेकिन इतना काम तो मैंने कोरोना पीरियड में किया है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने किया है तो ये कीड़ा तो सभी आर्टिस्टों में है ना, तो सभी ने किया होगा। और कुछ मित्रों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने भी काम किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास, आपके आसपास वातावरण इतना दूषित हो, तब आपके मानसिक स्तर पर भी उसका असर पड़ता है। तो यदि आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आप बैठ के बांसुरी नहीं बजा सकते हैं, तो उसका असर भी पड़ा है। अब चारों तरफ जहाँ हाहाकार हो रहा है, इतनी विकट परिस्थितियाँ हों, वहाँ बहुत कुछ लोगों ने काम भी नहीं किया है, तो उसका हानि लाभ दोनों हुआ है। लेकिन मेरे लिए तो, मैं तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है कि मैं पहाड़ों के बीच रहने वाला है, तो संघर्ष के साथ काम किया है, तो वो संघर्ष मेरे से जाता नहीं है और मृत्यु पर्यंत शायद रहेगा, यदि हाथ पैर आंख नाक कान बचे रहे तो। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है। ईश्वर आपको तंदुरुस्त रखे और इसी तरह से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें सर। सर, अगर आपकी इजाजत हो, हम क्वेश्चंस लेने शुरू करते हैं, क्योंकि जरूर बच गए हैं। सर, हमारे बीच में हमारे ही सिटी के सीनियर आर्टिस्ट रविंद्र शर्मा जी हैं। रविंद्र शर्मा सर, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आए और अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो रखिए। हाँ सर, रविंद्र शर्मा, मैं, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। जी जी जी, आ रही है। राम बिरंजन जी, मैं जो बोलने जा रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी शब्द होंगे आपके लिए, क्योंकि हम सब ने आपको आपके इस सफर में बहुत पास से देखा है और जिन पगडंडियों से आपने ये कलात्मक सफर किया है वो बहुत से लोगों के दिलों से होके गुजरती हैं जी। क्योंकि एक टीचर आपके एमिनेंस का, आपने बात कही है कि अगर मकसद देने का हो तो कला कुछ और ही हो जाती है। मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुआ
क्योंकि मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब हमारे मकसद पर्सनल होते हैं तो हम उनकी सवारी बन जाते हैं, वो हमारे पे लदे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हमारे मकसद दूसरों के लिए होते हैं तो वो हमें अपने ऊपर बिठा लेते हैं, और हम सही। बहुत ही कुछ समय में बहुत असाधारण कर पाते हैं। जो आपने किया है, आपने सचमुच बहुत असाधारण काम किया है, और उसके पीछे ये मकसद रहा है आपका कि अपने विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को, अपने काम करने वाली स्टेट को कुछ ऐसा देना है जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। एक बात मैं और कहूँगा, मेरा कहीं स्लाइड शो था तो रंगों के ऊपर मुझे बोलना था, मैंने आपकी 2 पेंटिंग इंक्लूड की थी उसमें, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे वो सचिन क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के जितने क्लासिक थे वो ऑटोमेटिकली उनके स्ट्रोक में आ जाते थे जी। वो रंगों का जो संयोजन है और उसमें जो क्लासिक है, मैं कई बार देखता हूँ कि चाहे वो हारमोनियस ब्लेंडिंग है या कंट्रास्ट है, वो निसंदेह बहुत सुंदर है आपके रंगों में, आपकी पेंटिंग्स में। मैं सबके साथ ये बात अवश्य शेयर करूंगा। गुरदीप जी, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने ये प्रथा शुरू की है, हमारी शामें सवार दी हैं आपने, और बड़ी लंबी उम्र हो आपकी और डॉक्टर राम विरंजन जी की आने वाले बहुत लंबे समय तक आप दुनिया को प्रेरणा करें। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरदीप जी, कुछ कहना चाहता हूँ मैं। हाँ पंकज जी, प्लीज प्लीज प्लीज। सर पंकज जी बहुत विख्यात फोटोग्राफर हैं और बरेली से हैं। पंकज जी थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, और आप प्लीज शेयर करें अपनी। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का सेशन, और राम सर के थॉट्स जो मैंने सुने तो उसमें पॉजिटिविटी है, और वो जो पॉजिटिविटी का फील है वो उनकी तस्वीरों में इसीलिए दिखाई देता है कि इतना फ्रेशनेस ऑफ अप्रोच है और उनका एक मौलिक काम है। देख करके ऐसा लगा कि किसी और दुनिया में राम सर हमको ले गए हैं, और ये लग रहा था कि ये समय यही थम जाए और हम और ज्यादा से ज्यादा क्रिएशंस आपके देख पाए। थैंक यू राम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके थॉट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया, और आपकी जो क्रिएशंस है उनको देख करके मन खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच आपको। थैंक यू। बहुत बहुत मेरा प्रणाम। आपको अच्छा लगा, आभार। थैंक यू सर जी। और दोस्तों हमारे जितने भी हाँ जी, भीम सर प्लीज प्लीज। भीम सर कुछ कहना? रामरंजन जी नमस्कार। गुरदीप जी नमस्कार। भीम जी कैसे हैं? ठीक है। तो मुझे आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा। जो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगे कि आप अपने दिल से और बड़े प्योर हार्ट से और बड़ी ओपन अप्रोच के साथ आपने बात की, और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप एक टीचर भी है, एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी प्रेजेंटेशन में आपने सबको बांध के रखा। और ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि, और दूसरा जो आपका काम तो खैर उसमें एक बड़े पावरफुल अप्रोच है। और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी जी। जब आप इतना बढ़िया आप काम करते हैं, इतना बढ़िया आपकी बड़ी पॉजिटिविटी आपके विचारों में, बड़ा अच्छा लगा आज आपके विचार सुन के। और जब आप अपना, मैं एक्राइलिक कलर की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको काम करते हुए काफ़ी बार देखा है, और जब आप काम शुरू करते हो तो कुछ और चल रहा होता है, जब आप बीच वाली स्टेज में आते हो कुछ और चल रहा होता है, जब आप लास्ट में आते हो बहुत अच्छा चल रहा होता है, और दैट इज रियली रिमार्केबल है, वो तो लाजवाब। तो जो मेरा क्वेश्चन है, जो आप पेंट करना चाह रहे होते हो, तो आपका क्या, जो आप विजुलाइज करते हो, तो मेरे ख्याल से आप सारा तो जो आप बनाते हो, मेरे ख्याल कुछ 60-70% आप विजुलाइज करते होंगे, बाकी तो वहाँ बनता चला जाता है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। क्योंकि एक देखो बेसिक आइडिया तो आपके दिमाग में होता है, और जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो नेता फिर जो है कैनवस हो जाता है, रंग हो जाते हैं। फिर आपको वो हाथ पकड़ के ले चलना कोशिश करते हैं कि इधर ले चलो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो जब इन्वॉल्वमेंट आपकी 100% हो जाती है ना, तो कैनवस आपको ट्रेनिंग देने लगता है, वहीं पर ऐसे करो वैसे करो। तो मेरा तो ऐसा ही होता है कि मैं जब इन्वॉल्व होता हूँ काम करने पर,
तो फिर मुझे कैनवस ही एस्थेटिक देता रहता है कि ये ऐसा कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तो मैं उसमें इनोवेटिव वे में करता जाता हूँ, फिर मुझे होश नहीं रहता क्योंकि क्या कर रहा हूँ। जब आप काम कर रहे होते हो, मैं सोचता हूँ कि इनका शायद 50-50 चलता है, मतलब कि अब ऐसा तो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ बेसिक वैसे ही मैं आपको जस्ट मतलब वैसे हाँ क्योंकि आप तो बहुत सारे हमारे साथ काम किया आपने और बहुत हमको मौका भी दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि शुरू में मैं आपको ना एज ए वाटर कलरिस्ट काफी टाइम पहले, मतलब कि 10-15 साल पहले एज ए वाटर कलरिस्ट आपको मैं जानता था, और जैसे जब मैंने आपके कैनवास देखे तो मैं आपका फैन हो गया। गुड, वाटर कलर तो आप अच्छा करते ही हो, कैनवास की भी आपकी अलग ही बात है। चलो गुरदीप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप इसी तरह से बने रहें, हमें मार्गदर्शन करते रहें। और सर आगे किसी कोई भी हमारे व्यूअर्स में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उनका वेलकम है, काइंडली। वैसे सर मैं आपको बता दूं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और जिसमें यही लिखा जा रहा है वंडरफुल सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला है। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विनय सर, हाँ सर विनय सर काइंडली आप मंच पे आए। सर विनय सर, मैं आपको, आप सभी व्यूअर्स को भी बता दूं, विनय सर का भी हमारा बैक स्टेज पे जो इनका एक कहते हैं कि हमें पुश करते हैं कि, और कई बार हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं या कोई ऐसी जगह हम कोई गलती भी कर देते हैं तो हमेशा ये गाइड करते हैं, तो इनका सर हमेशा हमें साथ रहा है। तो विनय सर प्लीज आप आए मंच पे और आप अगर कुछ बात कहना चाहें तो। हेलो, थैंक यू गुरदीप, और शुक्रिया कि भाई राम विरंजन ऐसे कलाकार को भी आप मंच पर लाए, ये सफरनामा एक तरह से बधाई मैं देता हूँ। मैं राम विरंजन, मैं इसको भाई की तरह हम समझता रहा हूँ, आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन मैंने इनका स्ट्रगल का पीरियड देखा है, और जब कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया है वो मैं उसका विटनेस हूँ, क्योंकि मैंने उस डिपार्टमेंट को बनते हुए और एस्टैब्लिश होते हुए देखा है इनकी देखरेख में। और कमाल की बात यह है, जो मेरा जो मैं समझता हूँ कि जिसकी बात कर रहे थे राम विरंजन जी, जो शो इंडसइंड बैंक का, वाकई में शुरू में जो कलाकार थे वो समझते थे कि राम विरंजन वाटर कलर के आर्टिस्ट भी हैं और वाटर कलरिस्ट हैं, और बड़ी पकड़ है उसमें इनके जो पैचेस वगैरह में थी, और स्पेशली वो जो याच के ऊपर इन्होंने जो पूरी सीरीज की थी, कमाल की सीरीज थी, और आज भी मेरे ज़हन में वो है। और मेरा ख्याल कुछ दिन पहले हमारी फोन पे बात हुई तो मैं उसी सीरीज के बारे में बात कर रहा था इनसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है राम विरंजन जी से, क्योंकि ये तो आमतौर पर हम आर्टिस्ट हैं, ये चीज़ फेस करते ही हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा, मेरे मित्र भीम मल्होत्रा जी ने ये क्वेश्चन एक बीच में रेज किया था, तो वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि एक तो होता है कि किसी चीज़ की फोटोग्राफी करने के बाद में आप अपने स्टूडियो में उसको पेंट करने लगते हो, तो उसमें आपका जो टॉपिक होता है, जो आपकी जो सब्जेक्ट होता है, आप उससे बंध जाते हो। लेकिन मैं भीम जी को और राम विरंजन जी शायद इससे सहमत भी होंगे, जब हम वो आकार हमारे जहन में है और स्किल आपके हाथ में है, जहन और हाथ जब दोनों मिलकर आपस में कुश्ती करते हैं तो धीरे धीरे एक स्वरूप निकलता है। जो उन्होंने बीच की स्थिति बताई कि जब वो पहले कुछ और बनता है उनका, फिर उसके बाद बीच में वो होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स इकट्ठे की है मैंने, और राम विरंजन जी ने, मैंने उनको भी देखा है काम करते हुए। तो ये एक हमारी आर्टिस्ट की स्थिति होती है, तो वो जो है वो लास्ट में कैनवस आपको अपने आप गाइड करता है, लेकिन आपके जहन में एक कंटेंट है, उसके साथ बंधे हुए आप चलते रहते हो, और फॉर्म अपना रूप निखार कर कैनवस के ऊपर लाती है। तो मेरा ख्याल है राम, पहली बात तो इसके साथ सहमत होंगे, और दूसरी बात
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जिस तरीके से एक तो अध्यापक आप रहे राम विरंजन जी, उसके साथ आप अच्छे पेंटर भी हैं, आप अच्छे प्रिंट मेकर भी हैं, लेकिन उसके साथ आपका अपना परिवार भी है। और ये देखिए नौकरी कितने हिस्सों में हम बट जाते हैं, इसको आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं, वो मेरा ख्याल है जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं या नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ये मार्गदर्शक का काम करेगा। ये प्रश्न आपने बहुत जेन्युइनली पूछा है और ये हर कलाकार के लिए काम की चीज है जो आपने पूछा है, और वो कलाकार फेस भी करता है इसको। मैं इस बात पे मैं लकी हूँ कि मेरी पत्नी जो है बहुत जिम्मेदार हैं और वो मुझे फ्री छोड़ देते हैं कि तुम काम करो, तो सारा घर संभाल लेती हैं। तो मैं लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि जब मैं शुरू में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था कुरुक्षेत्र का, तो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हम डिपार्टमेंट में बैठते थे। और मुझे लगता है जिन भी कलाकारों के साथ ऐसा है वो बहुत लकी हैं, जिनके साथ नहीं है उनको किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, क्योंकि काम भी करना है, आपको नौकरी भी करनी है, घर भी चलाना है। सारी जिम्मेदारियों को कंपोजिशन बनाने के लिए एक पूरा कैनवस चाहिए ना, तो उस कैनवस के हिसाब से आपको हर चीज़ को जगह देनी है, रंग भी लगाने, ड्राइंग भी करनी है, टेक्सचर भी देना है, तो सब तो करना है ना। तो मुझे लगता है वो हर व्यक्ति इस मामले में जिम्मेदार है, समझदार है, वो समझता है कि उसको कैसे अपने जीवन को चलाना है और कैसे उसको कलाकर्म भी करना है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन इस मामले में मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया है। थैंक यू सर। सर हमारे बीच में हमारे ही सिटी के एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, नीनू वीज जी हैं। नीनू वीज हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और क्यूरेटर हैं। नीनू मैम अगर आप मंच पे आए तो बहुत अच्छा लगेगा। नीनू मैम। सब सेक्शन आपके बहुत अच्छे होते हैं सर, आज का तो बहुत ही अच्छा लगा। सर का काम बहुत बारी देखा है और बहुत अप्रिशिएट किया है, बट होता क्या है कि जब किसी आर्टिस्ट हम जर्नी सुनते हैं, समझते हैं, जो जिस स्ट्रगल से वो निकलते हैं, उस वक्त जब हम आर्टिस्ट का काम देखते हैं तो उसके प्रति एक बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना आ जाती है मन में कि ओ माय गॉड, ये वो नहीं है कि बस पढ़े और पढ़ के टीचर लग गए और काम कर लिया। नहीं, कितना स्ट्रगल किया आप लोगों ने, ये सोच के कि कुछ छोटे से गांव जिसका कोई अस्तित्व नहीं है गांव का, वहां से निकल के आपने पूरे विश्व में जाके अपना काम किया और फैलाया। दैट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत से आर्टिस्टों को जोड़ें अपने क्यूरेटिव जो वर्कशॉप्स करते हैं या अपने एग्जीबिशंस करते हैं। आपके साथ भी मौका मिला काम करने का, बट आज जो सुना आपके बारे में, समझा और महसूस किया आपके कामों को, और जो उसमें वैरायटी है आपके काम के अंदर, जो आपके इतना कुछ एचिंग इतनी सुंदर है आपकी, मतलब यू कांट से कि क्या ज़्यादा सुंदर है और क्या कम सुंदर है। किसी को बोलो कि अपना बेस्ट चूज करो। और जो फर्स्ट काम आपने दिखाया था सर वॉश टेक्निक का, वो तो बहुत बहुत उम्दा, और जो लास्ट था, फर्स्ट और लास्ट के बीच की जो जर्नी थी, उसको देख के आज जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेहरबानी आपकी। थैंक यू। एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जी सर, आपने एक बात से आपको याद आ गई आपकी बात सुन के। हर कला संस्थान कलाकारों के बारे में पढ़ाता है, उनके आर्ट वर्क के बारे में पढ़ाता है, लेकिन एक चीज और भी होता है, जितने भी आर्टिस्ट पढ़े लिखे हैं उनकी कलाकारों की लाइफ के बारे में भी क्यों पढ़ाया जाता है, ये आपने कभी सोचा है? लाइफ एंड वर्क, राइट अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ द सतीश गुजराल और सो एंड सो एंड सो एंड सो। वो इसलिए होता है कि उस आर्टिस्ट का स्ट्रगल, उसने कैसे शुरुआत की है, उसकी जर्नी का असर उसके काम में कितना रहा है, ये सब जानने के लिए। क्योंकि आप डायरेक्ट पेंटिंग देखेंगे तो आप 2 मिनट में आप निकल जाएंगे देख करके, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल देखेंगे तब आपको लगेगा कि वाह, ये निकल के जिम आया है,
इसलिए हम पढ़ाते हैं कि उस कलाकार के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में, कि उसकी जर्नी ने आर्ट को कितना इन्फ्लुएंस किया है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे सुन रहे हो खासकर उनके लिए, कि वो लाइफ क्यों पढ़ते हैं, ये समझ लें उस बात को। तभी तो हम गुरदीप जी के और उनकी टीम के सर हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आप में से, थैंक यू मैम, थैंक यू नीनू मैम, और आप तो हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, जितने ऑलमोस्ट हमारे जो प्रोग्राम्स हुए हैं आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक हमारे कोई जो है बांसुरी के बारे में पूछ रहे हैं, कोई किसी ने लिखा है कुछ शायद। अलका जी लिख रही हैं। चलो खैर जाने दो। हाँ अलका जी लिखा है। आप कैसे, हाँ मैं एक बात भूल गया बताना ही, आर्ट में इतना खो गया कि दूसरी आर्ट भूल गई। मैं बांसुरी भी बजाता हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, बस तुक्के मार मार के सीख लिया अपने आप बैठ के घर में ही। तो कोई राग वगैरह तो नहीं आते, क्लासिकल वाला नहीं आता है, लेकिन ये है कि अपने मन बहलाने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं। तो कभी मौका मिलेगा रूबरू होने का, फिर कभी बांसुरी भी बात बजाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपका टाइम समाप्ति की ओर है। और लेकिन सर अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है और हम 1 मिनट हम ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी उसका लुत्फ लेना चाहेंगे, अगर आपके पास है बहुत तो अच्छा हो जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट हम लेंगे। तो दोस्तों सिर्फ हम 2 या 3 मिनट और लेंगे। एक आधे मिनट में जो सर का जो इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट है वो हम सुनेंगे। उसके बाद हमारा जो कंक्लूजन है जो आज का, उसकी तरफ हम चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अब पूरा हो गया। पूरा हो गया। बढ़िया, थैंक यू। प्रियंका जी, सर मैं बता दूं, जो प्रियंका जी हैं, प्रियंका सिन्हा जी, इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस कलात्मक सफर को एक नया रूप दिया। इन्होंने भी गाइड किया था कि इसको एक मंच को तैयार किया जाए और अच्छे कलाकारों को इस मंच पे लाया जाए। तो प्रियंका जी आपका भी धन्यवाद। प्रियंका जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी बात बताइए। नहीं, सच मायने में जब पूरा संगम हुआ, आज हर एक मीडियम से बात छिड़ी, तो ये जो समापन हुआ आपका बांसुरी के साथ, इसने पूरा कर दिया सच्ची में। रियली नाइस सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका, बहुत अच्छा काम, और उतने ही अच्छे आप आदमी भी लगे। थैंक यू सर। रितु जी काइंडली आप मंच पे आए, जो आज की जो टॉक का कंक्लूजन है वो आप प्लीज शेयर करें। रितु जी। Yes, हाँ जी गुरदीप जी। So thank you sir. Today's talk has been very very inspirational for all of us, and it was great listening to you. And the journey from a small village to a refined artist of international repute is full of struggles and challenges, but with dedication and passion and hard work, you have overcome the hurdles in your life and have achieved a lot. And it was really inspiring. And then I would like to talk about you have talked about the importance of विचार। एक आर्ट कला में विचार की अहमियत क्या होती है, और इसके बारे में आज जो बात हुई है, और आर्ट में एक फील होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना फील के जो भी काम करते हैं वो दिल को नहीं छू पाता। तो इस चीज़ का जो महत्व आपने बताया वो प्रशंसनीय है। और जैसे कि आपने टीचर और स्टूडेंट की बात करी, तो उसमें बोला आपने वी हैव टॉक्ड अबाउट द ओल्ड स्कूल
how we had an education which was full of struggles and in which human element was important, and in technological era, still, because though we have technology in our works, but still the human element is very important, because कला कभी भी बिना human element के complete ही नहीं होगा. That won't be an art, because टेक्नोलॉजी से वो फील नहीं आएगा जो ह्यूमन टच से आता है. तो दैट वाज रियली नाइस लर्निंग ऑल दिस. एंड इसके बाद जैसे कि आपने बोला कि प्योर जैसे टीचर्स है, जैसे यू हैव गिवन क्रेडिट टू योर टीचर्स फॉर योर लाइक जैसे कला के संस्कार हैं और जो उससे आपने प्रेरणा ली अपने गुरुओं से देने की आगे. दैट इज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज व्हेन यू गिव you learn also. So that was really good, and thank you for this inspirational journey of yours, and we are really delighted to have you on this platform. Thank you so much. थैंक यू. सभी का धन्यवाद जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं, जो इतने ढेर सारे लोगों ने मेरे विचारों को सुना. यदि मेरे बच्चों को, किसी नए नवागंतुक आर्टिस्ट को 1% भी कुछ कहीं हिट करता है तो मुझे लगेगा ये गुरुदेव जी की उपलब्धि होगी और सारी टीम की उपलब्धि होगी. और मुझे लगता है यही लक्ष्य होता है इन ऐसे विचारों को साझा करने का. और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं. मैं जानता हूँ इसके पीछे कितनी मेहनत होती है और हर चीज़ को एक माइन्यूटली ऑब्जर्व करना और उसके साथ उसको मैनिपुलेट करना, वैसे उसको सहेजना संवारना बहुत बड़ा काम है. अपना सारा टाइम इस पे लगाना, किसके पास आज टाइम है इन सब चीज़ों के लिए कि दूसरे के लिए करे. वो भाई चाहते तो अपना खुद फोटोग्राफी करते, खुद पेंटिंग करते, अपने को कहीं प्रमोट करते, लेकिन दूसरे को कर रहे हैं. ये देने की जो प्रथा है मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कारों से आई है और इसको भगवान बनाए रखे.